Good morning students. Today we are going to discuss next topic of vector, that is dot product. ऐसे तो बच्चों वेक्टर के सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का ख़ास तौर से यूज आएगा जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो ठीक है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट को शुरू करते हैं। दो वेक्टर का बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। हमने वेक्टर पढ़ लिया है, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, फिर से वेक्टर को ऐड करने का जो लॉ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वो पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है। अब जो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनके दो रूल्स हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे और हमारा वेक्टर का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया गया, ठीक है ना। एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको डिफाइन कैसे किया गया बच्चों? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of vector A and vector B and cosine of angle between them, ठीक है, cosine of angle between them। क्लियर है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे किया गया कि अगर कोई दो वेक्टर हैं हमारे ऐसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमारा क्या है? थीटा है। तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड को दिखाने का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसका यूज आएगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वर्क वाले चैप्टर में, इनफैक्ट आगे भी आपको बहुत मिलेगा पढ़ने को। अब सवाल ये है कि सर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ तो मालूम है कि वर्क एनर्जी पावर में आएगा, साथ में दो वेक्टर के बीच में जब एंगल फाइंड आउट करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो ध्यान से आप देखोगे बच्चों, अगर इस वेक्टर को देख लेते हैं, ठीक है ना, इस वेक्टर को फिर से यहाँ मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसे, अगर इस वेक्टर का मैं कंपोनेंट लूँ, ठीक है ना, बी के लॉन्ग, तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आएगा ना। किसी वेक्टर को टुवर्ड्स द एंगल रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? ए कॉस थीटा। यानी बेसिकली ये और कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, ठीक है। और दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो, कैसे? कि अगर हम ए को ना प्रोजेक्ट करके बी को प्रोजेक्ट करते हैं अगर, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और ये हमारा बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा में ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए में बी में ए कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों केस में हमको क्या मिलेगा? सेम आंसर मिलेगा। यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रही है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, इन दोनों का रिजल्ट क्या आना है? सेम आना है, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा है बच्चों? हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों?
डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, ये दोनों ही रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। वो कितना आने वाला है बच्चों? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, तो ए तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, बी भी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा कोई वैल्यू देगा, मतलब वो भी कोई नंबर ही आने वाला है, ठीक है ना। यानी ये ओवरऑल वैल्यू जो आएगी एक नंबर ही होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट को हम बच्चों एक और नाम से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट स्केलर आता है हमारा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आता है बच्चों? स्केलर आता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट की जगह स्केलर प्रोडक्ट लिख के भी क्वेश्चन आपको दिया जाए। और क्या प्रॉपर्टीज हैं बच्चों इसके? प्रॉपर्टीज है कि अगर ए वेक्टर को हमको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ईजिली हम इसका डॉट प्रोडक्ट इससे कर सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप ये सब पढ़े होंगे, कोई खास बात तो नहीं इसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और देखिए, अगर मैं कहूं बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ठीक है ना, ये मैक्सिमम कब होगा? तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, बी मैग्नीट्यूड हो गया, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट तभी जाके हमारा मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। कब होता है? 0 डिग्री पे, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू तो ए बी आएगी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए हमारा क्या है? वेक्टर बी के पैरेलल, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? आपस में पैरेलल। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ए बी कॉस थीटा 0 है, ठीक है। तो 0 कब कब आ सकता है बच्चों? हो सकता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही 0, तब भी 0 आ सकता है। हो सकता है कि वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 0, तब भी 0 आ सकता है। और या तो हो सकता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो, यानी थीटा हमारा क्या हो? 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि दो अगर ऐसे वेक्टर हैं हमारे जो नॉन जीरो हैं, ठीक है ना, मतलब वो उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, फिर भी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो उसका एक ही कंडीशन हो सकता है कि थीटा उसके बीच में क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। तो जरूर इससे सवाल बनाया जाएगा कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? 4 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, सारी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी को मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जो लास्ट वन प्रॉपर्टीज है उसको आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में भी समझ सकते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि ये हमारा आई कैप हो गया। आई कैप कौन से डायरेक्शन को शो करता है? एक्स डायरेक्शन को, ठीक है बच्चों। ये जे कैप डायरेक्शन है और ये क्या है? के कैप। के कैप मतलब जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स वाली एक्सिस हो गई और ये वाई वाली एक्सिस हो गई, ठीक है। तो दिख रहा है ना, आई और जे के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो अगर मैं लिखूं कि आई डॉट जे क्या होगा तो 0 आएगा, क्योंकि एंगल क्या है? 0 है। जे डॉट के क्या होगा बच्चों? 0 होगा। के डॉट आई क्या होगा?
जीरो होगा, ठीक है ना। आप कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ले लें, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आई डॉट आई क्या होगा, तो आई डॉट आई का मतलब दो यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सेकेंड वन का भी क्या है, 1 ही है, तो 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, के डॉट के वेक्टर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्लियर, इतनी सारी बातें आपको डॉट प्रोडक्ट में याद रखनी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका देखा जाएगा कि यूज कहाँ है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग समझ लिए कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, ठीक है। देखिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। जब आप वर्क वाले चैप्टर में आओगे बच्चों, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज बहुत मिलेगा। क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, 2 kg की, उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, जिसके वजह से ये कितना मूव कर गया बच्चों, 5 मीटर। तो बताइए वर्क क्या है, ठीक है ना, कार्य कितना हुआ। किसी बॉडी पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे, और 5 मीटर मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो वर्क कितना होगा। तो वर्क को बच्चों डिफाइन कैसे किया है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है ना, ये डॉट ही प्रोडक्ट हुआ ए डॉट बी। तो क्या लिख लेंगे यहां से बताओ, 20 इंटू 5 वेक्टर एफ, ये जो फोर्स लग रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, इसके बीच में एंगल कितना है 37, तो कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4/5, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ जाता है 80 जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बस इसलिए कराए हैं कि आपको ये फील हो जाए कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का यूज किस चैप्टर में, ठीक है। हालांकि हर एक टॉपिक वेक्टर का कहीं ना कहीं क्या पूरे मैकेनिक्स में ही यूज होना है, ठीक है, बिना इसके हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमको ये जो वेक्टर लिखा था हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर वेक्टर हमको मैग्नीट्यूड के टर्म में या डायग्राम के टर्म में ना देके कोप्लेनर या फिर नन कोप्लेनर फॉर्म में लिखा हो, ठीक है ना, ऐसे लिखा हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमें तो मालूम है कि वेक्टर ए अगर नन कोप्लेनर होगा तो उससे कितने कंपोनेंट हो सकते हैं बच्चों, 3, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। क्लियर, इसमें वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, ठीक है। तो अगर ये हमको नन कोप्लेनर फॉर्म में लिखा हुआ है तब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन के साथ लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा आता है रिजल्ट इसका, लेकिन हम पूरे प्रोसेस में पहले जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट पे जाएंगे। इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो देखो ये वेक्टर किधर है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी एक्स, और ये भी एक्स डायरेक्शन में है, ये भी एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। प्लस इस वेक्टर को बच्चों इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई, तो ये एक्स डायरेक्शन में है, ये जे कैप है यहाँ पे, यानी वाई डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ए एक्स बी जेड कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, अब इस वाले टर्म को सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी एक्स, क्या होगा बच्चों कॉस 90 डिग्री, प्लस ए वाई बी वाई कॉस, ये तो सेम डायरेक्शन में हो गए 0 डिग्री, ए वाई बी जेड कॉस
90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इस वेक्टर को इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ए जेड बी एक्स कॉस 90 डिग्री, ए जेड बी वाई कॉस 90 डिग्री, ए जेड बी जेड अगेन सेम डायरेक्शन हो गया, दोनों जेड डायरेक्शन में है, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो बच्चों कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 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 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, ए डॉट बी क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ठीक है, क्लियर है। देखिए कितना सिंपल सा रिजल्ट आया। ये क्या कह रहा है कि सेम कंपोनेंट वाले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एक्स ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट तो बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लो, ए वेक्टर का बाई कंपोनेंट बी वेक्टर के बाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट बी वेक्टर के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो आगे पढ़ने से पहले आइए 2-4 हम इस पर न्यूमेरिकल कुछ देख लेते हैं कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें हैं, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी को क्या ले सकते हैं बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों कि अगर मैं कहूँ कि थीटा हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है ना, थीटा क्या है 0 to 90 डिग्री के बीच में है, मतलब कि एंगल हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है 0 to 90, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कॉस क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ए डॉट बी ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये दिमाग में रखना है। अगर वहीं थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, क्लियर, 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। यानी ए डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और एक स्पेशल केस है कि 90 डिग्री पे तो 0 होता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेम केस आप समझ सकते हो कि वर्क के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वर्क हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 0 आए और ये भी हो सकता है कि नेगेटिव आए। ठीक है, तो जब भी वर्क चैप्टर पैरेलली चल रहा है हालांकि वेक्टर के साथ ही, तो आप उसमें देखेंगे तो वर्क कभी किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव आ रहा होगा, किसी में नेगेटिव आ रहा होगा, किसी में 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब कुछ क्वेश्चन करके हम सीखेंगे। ठीक है, आइए देखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मान लेते हैं बच्चों कि पहला ऐसे दिया हुआ एक वेक्टर है 3 और यहाँ पर बच्चों एक वेक्टर दिया है 3। ठीक है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री और हमसे इस वेक्टर को ए वेक्टर लिख लेते हैं, इस वेक्टर को बी वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले तो ये सोचना है कि फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अच्छा, एंगल कैसे पता करते हैं, क्या ये एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का, नहीं ये एंगल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी हम कंफर्म हो पाएंगे जब उन दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए। इसमें देखो इस वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है,
तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बी वेक्टर ये होना चाहिए, ये हमारा क्या था, ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको जो भी एंगल दे दिया वही एंगल हो गया, नहीं, ठीक है ना। हम जब डिफाइन किए थे डॉट प्रोडक्ट को तो ऐसे वेक्टर बनाया था, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वेक्टर के टेल जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में टेल नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये अगर 120 है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ए डॉट बी हम करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 3 और कॉस 120 ना लेंगे, क्या लेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, आंसर कितना आ गया 4.5, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तो ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एंगल का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा होना चाहिए आपस में, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा। अगर हमें कोई एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, और हमसे बच्चों पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो ये बच्चों वेक्टर किस फॉर्म में दिया है, नन कोप्लेनर वेक्टर है ना, ये किस फॉर्म में दिया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में, ठीक है ना, आई जे और के टर्म में। तो आई जे के टर्म में दिया होगा तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाते हैं। कैसे, हमको बस सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना होता है, ये ए एक्स है ये बी एक्स है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, इसका क्या है 3, तो 1 × 3 कितना हो गया 3, प्लस इसमें बताओ बच्चों 2 × -4 प्लस 3 × 6, कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। 3 - 8 प्लस 18 कितना आ जाएगा बच्चों 13, ठीक है। मैथमेटिक्स आप चेक करते रहना, ठीक है ना, फिजिक्स में तो कोई एरर नहीं है, हो सकता है कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस का कहीं ध्यान छूट जाए। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हो, जो भी डेटा लेना है ले लो। 3i कैप प्लस 4j कैप, ये भी तो एक वेक्टर ही है हमारा, डॉट 2k कैप, ठीक है। अब खुद बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आना चाहिए। तो देखो ये जेड कंपोनेंट है और ऊपर वाले वेक्टर में कोई जेड कंपोनेंट हमारा है ही नहीं, तो अगर जेड कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या ले सकते हैं 0k कैप। भाई नल वेक्टर तो होता है, नल वेक्टर का यूज किस दिन करेंगे, आज ही तो। अगर इसका जेड कंपोनेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई नहीं है तो हम 0k कैप ले सकते हैं, तो 0 × दिस मच इज 0, ठीक है। लॉजिकली भी सोच सकते हो कि 3i का 2k से करेंगे तो एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, 0 आ जाता है। 4j का 2k से करते हैं तब भी एंगल कितना आता है 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आता है 0, ठीक है। तो आप बेसिक से सोचोगे तब भी आ जाएगा, और कोफिशिएंट के हिसाब से सोचोगे कि k का कोफिशिएंट इसमें 0 है इसमें 2 है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगा। चलिए ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, किन किन बातों का ध्यान देना था ये था। अब क्या और इसका यूज है, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा जो यूज है बच्चों, ठीक है ना, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के काम में आता है, ठीक है ना। किसे काम में आता है बच्चों, फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर हमें दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल पता करना हो तो डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप जैसे लिखना चाहो ए बी भी लिख सकते हो, ए बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमें ए वेक्टर दिया है बच्चों आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर दिया है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर।
अब हमको पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाइंड थीटा, थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल सा लॉजिक लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर बच्चों ए वेक्टर कितना है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी कितना आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली बी का भी क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड 2। ऊपर देखो डॉट प्रोडक्ट करना है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, कितना आ गया बच्चों ये 0। तो कॉस किस एंगल के लिए 0 आता है बच्चों, π/2। यानी हमें ये पता चल गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फील कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए हो गया मैथमेटिकल तरीका सॉल्व करने का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका समझ लेते हैं। ये देखो बच्चों ध्यान से, ये हो आई प्लस जे वेक्टर, यानी एक वेक्टर इधर है आई और ये जे वेक्टर है। ठीक है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो इस वेक्टर का बच्चों रिजल्टेंट कितना आएगा, पाइथागोरस पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो अंडर रूट 2। ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो बी वाले वेक्टर को, ये आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर है, तो आई वेक्टर तो यहीं रह जाएगा, माइनस जे वेक्टर किधर हो जाएगा नीचे की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई माइनस जे वेक्टर, ये वाला वेक्टर, यानी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है ए और बी के बीच में एंगल कितना दिख रहा है बच्चों ये 90 डिग्री। ठीक है, तो बिगनिंग में तो आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन जैसे जैसे वेक्टर की प्रैक्टिस होने लगेगी आपके दिमाग में ऐसे पिक्चर बनना ज़रूरी है। अगर ऐसे पिक्चरें बन रही हैं इसका मतलब कि आप वेक्टर को समझ रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिजिक्स में तो बहुत हद तक वेक्टर का यूज है ही, लेकिन वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ तो मैथ में भी है। जब आप क्लास 12th में जाओगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे तो जो भी आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़े उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ना होगा किस में, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में। तो आपको इसकी एनालिसिस करने आनी चाहिए। ठीक है ना, कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे डायग्राम में करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आप प्लेन के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ोगे। स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन को काट रही होगी, 2 प्लेन आपस में कट कर रहे होंगे, तो इक्वेशन पे तो काम केवल हो नहीं जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमको थीटा फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चन इसके देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया है, आप चाहो तो 2-4 क्वेश्चन और खुद से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वेक्टर ए क्या है बच्चों, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी ले लेते हैं, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, एंगल। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आ गया, 1 इंटू 1 इज 1। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, 1 इंटू -1 इज -1। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो +1। ठीक है, तो इससे तो ये निपट गया। चलो नीचे में क्या लिखते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यही लिखते हैं ना। कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, अब परेशान नहीं होना, -1 दिया है तो -1 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, ऊपर तो 1 बचा, ये √3 इंटू √3 1/3। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा सकता है। अभी हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी आपको, तो उसमें बताया था कि 2 वेक्टर के बीच में
अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। उस क्वेश्चन पे भी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ध्यान से देखें। 2i कैप 3j कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है ना। लैम्डा कोई कांस्टेंट है जो हम नहीं जानते। बी वेक्टर बच्चों लिखा है 3i कैप माइनस 6k कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि वेक्टर ए क्या हो जाए, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा लैम्डा ए किसी वैल्यू के लिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो भी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। 2 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, 6। 3 इंटू माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, -18। लैम्डा इंटू 2 दैट इज 2 लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब ये देख लो कितना आ जाएगा, ये -12 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 6, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 6 जैसे ही रखोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 6 रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू माइनस 6 इज -18 एंड ये कितना आया था, 6 आया था ना। 6 इंटू 2 इज 12, ठीक है। तो 12 6 18, 18 में से 18 गया 0, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में छोटे मोटे सारे क्वेश्चन और सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना, जो इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही है। हम लोग आगे अभी शुरुआत में पढ़े थे कि ए डॉट बी मतलब क्या है, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। तो अगर मुझे किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, ये हमारा वेक्टर है ए है और ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी है। मैं ए का कंपोनेंट बी के अलोंग लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी। ध्यान से सुनिए, ए वेक्टर का कंपोनेंट किधर की तरफ लिखना है, बी के डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। तो बी के डायरेक्शन की बात हो रही है ना, जिसके डायरेक्शन में लिखना है। तो डायरेक्शन देने का काम किसका होता है, यूनिट वेक्टर का होता है, ठीक है। मतलब अभी तक जो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे थे, अब बी वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकालना है। ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो बी का डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देने का काम किस वेक्टर का होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इसका कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में लिखना है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको और एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिख लोगे बच्चों, ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करके समझ लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, के कैप भी लिख लेते हैं, और एक वेक्टर दिया है बी, ठीक है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलोंग लिखना है, बी के अलोंग, ठीक है ना, यही सेम टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे बताइए, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट कैप। तो ए वेक्टर कितना है बच्चों, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या आएगा देखो, आई को
1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 2 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 3 आया। यहाँ पे के कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कितना आ गया बच्चों 5 डिवाइडेड बाई रूट 13। ठीक है, 9 4 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अगर सिमिलरली आपसे ये पूछ दिया जाता कि वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखो ए के अलोंग, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो बताओ किसके डायरेक्शन में लिखना है, इस वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग लिखना है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिसके अलोंग भी वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है उसके डायरेक्शन का यूनिट कैप ले लो। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये क्या हो सकता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बी डॉट ए करें चाहे ए डॉट बी करें, रिजल्ट तो सेम आना था, 5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसका लेना है, ए का। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, अंडर रूट 3। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे यूज आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं जानते थे तो इसको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का तो लगभग सारे टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। ठीक है ना, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह यूज आती है, जब सब पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ लेते हैं। हालांकि उसका अगर उसे ना भी पढ़े तब भी हम अपने सुविधा के अनुसार किसी और फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट का ही टॉपिक है बच्चों, उसको कहा जाता है सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक वेक्टर अपने आप से ही क्या कर रहा है, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। यानी अगर कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ खुद लूँ, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज 0। तो ये क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये रिजल्ट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका भी यूज बहुत जगह किया जा सकता है। एक तो यूज जो जनरल यूज है डॉट प्रोडक्ट का कि एंगल फाइंड आउट करने में। ठीक है ना, तो इसका कैसे एंगल फाइंड आउट करने में यूज होगा, तो ये एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड समझ लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्लियर, और कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो बताओ कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, क्लियर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो ये है हमारा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, दोनों तरफ क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मीन्स डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एंगल उनके बीच में 0 डिग्री है। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ए और बी के बीच में कुछ एंगल होगा ना, वही तो एंगल हमें पता करना है। बी और ए के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा ही होगा। बी और बी के बीच में करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर, क्लियर है। अब इधर भी कर लेते हैं, क्या हो गया, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा,
यहाँ पर 2ab cos थीटा है, इधर क्या है बच्चों -2ab cos थीटा, ठीक है ना। सबको एक तरफ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, यानी cos थीटा किसके बराबर है 0 के बराबर, यानी थीटा किसके बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। तो सेल्फ प्रोडक्ट का एक ये भी यूज है, ठीक है। तो बच्चों हमने छोटे बड़े कुछ क्वेश्चन के साथ डॉट प्रोडक्ट के सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिए। एक और लेक्चर बचेगा और जिसके बाद हमारा वेक्टर का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, वो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट के भी नाम से जाना जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो नाम है ही। तो उसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, इनका यूज आने वाला है थ्रू आउट द मैकेनिक्स, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।